हमारा शरीर अद्भुत है। इसमें बहुत सारी बीमारियों को स्वयं ठीक कर लेने की क्षमता है और इस शरीर की इस अद्भुत शक्ति को एक चिकित्सा पद्धति है जो इस बात को मानती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होम्योपैथी की। होम्योपैथी इस बात को मानती है कि हमारे शरीर में वो तमाम क्षमताएं हैं जो बहुत सारी बीमारियों को स्वयं ठीक कर सकती है और इसके लिए होम्योपैथी उसका सहयोग भी करती है। नमस्कार, मैं अर्पिता दूरदर्शन बिहार के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में त्वचा और बाल से संबंधित बीमारियों की होम्योपैथी से इलाज के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं और इस चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ एक खास मेहमान भी मौजूद है। जी हां, आपका उनसे परिचय करवाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर एस चंद्रा जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। तो दर्शकों, आपको बता दें कि डॉक्टर साहब जो है होम्योपैथी के चिकित्सक है, इसके साथ ही बिहार राज्य होम्योपैथी बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो डॉक्टर साहब, चर्चा की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आप पहले MBBS कर चुके हैं, लेकिन आप होम्योपैथी की तरफ शिफ्ट हुए, तो इस बदलाव का कारण क्या है और हमारे दर्शकों को सबसे पहले होम्योपैथी की जानकारी दीजिए। देखिए, बदलाव का कारण मुख्य तो ये हुआ कि एक दिमाग में चीज़ आई कि कोई भी पैथी हर बीमारी को ठीक करने में सक्षम नहीं है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो एलोपैथिक से ठीक नहीं होती, बहुत सी ऐसी बीमारियां जो होम्योपैथिक से भी नहीं ठीक होती। तो कुछ ऐसी जटिल बीमारियां हैं जिनका एलोपैथिक पद्धति से थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है ठीक करना, और जिसको सरलता से होम्योपैथिक से हम लोग ठीक कर लेते हैं। तो इस चीज़ को लेकर करके, जैसे मैं आपको स्किन की ही आज बात करेंगे आप, तो स्किन की मोस्ट ऑफ द जितनी प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज़ हैं, वो देखेंगे ज़्यादातर ऐसी बीमारियां हैं जो ऑटो इम्यून है। ऑटो इम्यून मीन्स इम्यूनिटी के कम होने की वजह से होती हैं। तो ऐसी बीमारियों पर एग्जैक्टली एलोपैथिक में कोई बहुत जटिल इलाज नहीं होता है कि हम उसको ठीक कर सके। जैसे सोरियासिस है, जैसे एक्जिमा तो बड़ी कॉमन सी बीमारी है, लेकिन ये चूँकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इट्स एन एलर्जिक कंडीशन, तो इसको पूर्ण रूप से ठीक करना थोड़ा उधर मेरे को लगा एलोपैथिक में दिक्कत हो जा रही है। जी। मैंने देखा कि होम्योपैथिक में इनका बहुत सरल और अच्छा इलाज है, तो मैंने देखा कि नहीं, इस पद्धति में कुछ वैसी बीमारियों की तरफ हम ले करके चलेंगे जहाँ पर एलोपैथिक में रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं आता है। तो इसलिए मैंने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। मैं 73 में ही MBBS किया था, PMCS से ही किया था, प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज उसका नाम था। उसके बाद फिर मैंने होम्योपैथी की पढ़ाई की, होम्योपैथी की डिग्री ली, होम्योपैथिक में फिर MD भी किया, और अभी होम्योपैथिक में मैं पढ़ाता भी हूँ कॉलेज में। तो इस तरफ मेरा झुकाव इसलिए हुआ। सिलेक्टेड डिजीज़, जैसे मैंने कहा ना, स्किन डिजीज़, एलर्जिक डिजीज़ या जोड़ों की बीमारियाँ, इनका होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छा इलाज होता है और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के वो ठीक हो जाते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द एलोपैथिक मेडिसिन जो इन बीमारियों के लिए दी जाती है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं। हर एक जानता है इंसान की कोर्टिसोन अच्छी चीज़ नहीं होती है, लेकिन स्किन में ज़्यादातर कोर्टिसोन ही यूज़ किया जाता है और वो इम्यूनिटी को बढ़ाने की बजाय इम्यूनिटी घटाने लगती है। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें एक परमानेंट रास्ता खोजना पड़ेगा, टेम्पररी लेकर करके नहीं चलेंगे। तो मैंने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया और देखा कि होम्योपैथिक में इन बीमारियों का, स्पेशली स्किन डिजीज़ में, अच्छा रिजल्ट पाया। तो इसलिए अपने आप को कन्वर्ट कर दिया और पिछले 40 साल से मैं होम्योपैथिक ही कर रहा हूँ और सिर्फ होम्योपैथिक कर रहा हूँ। उसके बाद से मैंने एलोपैथिक कभी नहीं किया। तो ये रीज़न हुआ। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आज के समय में हर कोई अपने चेहरे को सुंदर दिखाना चाहता है, लेकिन खासकर युवाओं की अगर बात करें, एक बहुत कॉमन बीमारी देखने को मिलती है। चेहरे पर देखते हैं बड़े बड़े से दाने हो गए, पिंपल्स कह लीजिए, मुहासे कह लीजिए, हर कोई इनसे बचना चाहता है और कई बार अगर हो जाते हैं तब तो सोचिए कि बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है और लोग इधर भागते हैं उधर भागते हैं, तमाम तरह की दवाइयाँ खाते हैं, पर लंबे समय तक भी वो ठीक नहीं होते हैं। तो होम्योपैथी के ज़रिए किस तरह से ये जो पिंपल्स है इनका इलाज किया जाए, इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पिंपल्स कोई बीमारी नहीं होती है, या एक्चुअली क्या है, दाने निकलना, लोग इसको पिंपल्स बोलते हैं जी। और बीमारी का एक्चुअली नाम है
जिसको मैंने हम लोग बीमारी का नाम लेते हैं उसको एक्ने बोलते हैं जी। एक्ने वल्गरिस। तो इस पिंपल्स को हम मेडिकली हम लोग एक्ने वल्गरिस कहते हैं। देखिए ये जो प्रॉब्लम होती है ये ज़रूरी नहीं है चेहरे पर ही हो। एक्ने आपके फेस पर भी हो सकता है, एक्ने आपके पीठ पर भी हो सकता है, एक्ने आपके चेस्ट पर भी हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है। लेकिन आमतौर पे फेस पे ज़्यादातर होता है, इसलिए लोग उसको फेस से ही ज़्यादा इन्वॉल्व करते हैं उस बीमारी को। लेकिन ये पीठ पर भी दाने हो सकते हैं, चेस्ट पर भी हो सकते हैं। अब ये देखना पड़ता है कि इसका रीज़न क्या है। अगर हम बेसिकली उसके रीज़न के पीछे नहीं जाएंगे तो हम बीमारी को कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। हम ऊपर से कोई क्रीम लगा कर करके उसको दबाने का प्रयास करेंगे तो कितने दिन तक दबाते रहेंगे। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि क्रीम लगाने से वो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है जी। अब आप पूछेंगे क्यों। देखिए रीज़न जानते हैं एक्ने का क्या होता है। एक्ने इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ सीबेसियस ग्लैंड। सीबेसियस ग्लैंड स्किन का वो ग्लैंड है जहाँ से ऑयल बनता है, ऑयल बनता है, तेल बनता है। अब देखो भगवान ने क्या है आपके स्किन में एक ग्लैंड दे दिया जहाँ से आपको हमेशा ये ऑयल बनता रहता है, सीबेसियस ग्लैंड। तो वहाँ से सीबम बनता रहता है। भगवान ने ऑलरेडी आपके चेहरे पर बदन में लैक्मे की फैक्ट्री खोल के रखी हुई है जहाँ से ये बनता रहे। भगवान ये तो जानता नहीं था ना कि ये ड्राई हो जाएगा स्किन तो क्या करेगा, उसने पहले से ही वहाँ पे ग्लैंड दे दिया कि इस ग्लैंड से आपका सिक्रीशन होते रहेगा ऑयल का और आपका स्किन जो रहेगा वो अपना मॉइस्ट रहेगा। लेकिन इंसान फिर क्या तरह तरह की क्रीम लगानी शुरू कर दी जिसकी मेरे ख्याल से नीड नहीं थी अनटिल अनलेस स्किन ड्राई ना हो। ड्राई होने पे यू कैन अप्लाई इट। लेकिन अब ऑलरेडी जिसको एक्ने ये क्या कहते हैं ऑयल बन रहा है तो उसको ज़रूरत नहीं होती है ये सब लगाने की। अब क्या है होता है क्या कि एक्ने क्या होता है, ये जो ग्लैंड्स है जहाँ से ऑयल बनता है ना, ये उसका जो ओपनिंग होती है ना वो ब्लॉक होने लगती है। तो ब्लॉक हो जाती है तो कलेक्शन उसके अंदर जमा होने लग जाता है सीबम का यानी ऑयल का, वही धीरे धीरे एक्ने का रूप लेने लगता है। अब ये कितना सीरियस होगा ये डिपेंड करता है कि ऑयल का कितना फॉर्मेशन हो रहा है। अब दाने हो जाते हैं तो आमतौर पर क्या होता है लोगों को सबसे आसान तरीका क्या होता है उसको फोड़ते रहो। बिल्कुल बैठ करके शीशा लेकर बैठ जाएंगे और सुबह से शाम तक दाने फोड़ते रहेंगे, ये गलत बात होती है। क्योंकि अगर आप उसको इस तरह ओपन कर देंगे तो बैक्टीरिया को वहाँ से एंट्री होने का एक रास्ता मिल जाता है। क्योंकि बैक्टीरिया को देखिए स्किन के अंदर तभी घुसेगा जब तक उसके अंदर कोई इंट्रेंस नहीं मिलेगा। तो ये आप उसको इंट्रेंस दे रहे हो बैक्टीरिया को कि तू अंदर घुस जा। तो जब वो इंटर कर जाता है वहाँ तो उसको बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। अब सेकेंडरी इन्फेक्शन जहाँ हो जाता है तो वो फिर उसमें पस का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। अब देखिए एक्ने में जब भी पस का फॉर्मेशन हो रहा है आप समझ जाओ यहाँ बैक्टीरिया की एंट्री हो गई है। और एंट्री कैसे हुई है, ये फोड़ने से हुआ, ये दबाने से हुआ। तो अब कहते हैं मेरे पीले पीले दाने होते हैं, मेरे पस वाले दाने हो जाते हैं। एक्चुअली वो ऐसा नहीं होता है। एक्ने सेकेंडरी इन्फेक्शन जब होगा, जब वहाँ बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट होगा तभी ये पस बनेगा। कहीं पर भी अगर पस का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये कंफर्म करता है देयर मस्ट बी सम इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया वहाँ एंटर कर गया। अब नेचुरल सी बात है जहाँ पस का फॉर्मेशन हो गया, वो दाने पीले हो गए, वो जब वहाँ हटेंगे तो वहाँ स्कार बनना शुरू हो जाता है, दाग बनने शुरू हो जाते हैं। तो फिर कहेंगे कि एक्ने में फिर दाने हो जाते हैं, दाने के बाद ये दाग हो जाते हैं। तो ये दाग होने के पीछे भी रीज़न अपना ही होता है। हम ना उसको छेड़ते, ना उसको तंग करते, और ना ये पस होता और ना वहाँ पर फिर वो दाग होता। बेस्ट चीज़ क्या होती है, पेशेंट को ये समझाना चाहिए कि देखो ये होता क्यों है। ये होता है ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ ऑयली फूड, जंक फूड, जो लाइक करते हैं परोठा, पूड़ी, कचौड़ी, सिंघाड़ा, इस तरह की ऑयली चीज़, एकदम डीप फ्राइड चीज़ खाते हैं। नेचुरली उनका जो ये कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, फैट का लेवल बढ़ता है, तो स्किन ऑयली हो जाता है, ज़्यादा फॉर्मेशन होने लगता है ऑयल का, तो स्किन ऑयली हो जाता है। तो आप मोस्टली देखिएगा जितने भी एक्ने के केसेस हैं जिसको आप पिंपल कह रही हैं, आप पेशेंट से ये पूछिएगा कि आपका स्किन ड्राई है या आपका मॉइस्ट रहता है, तेलीय त्वचा है क्या। आप देखिएगा मोस्ट ऑफ द पीपल को जिनको एक्ने होता है वो बोलेंगे हमारा स्किन ऑयली होता है। बिल्कुल। तो ऑयली होता है तो क्लियर हो गया कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल के चलते ऐसा होता है जी। तो आप ये
कॉज भी जान गए कि एक्ने जो है ये ओवर प्रोडक्शन ऑफ ऑयल से होता है, तो भैया उस चीज़ को हम नहीं खाएंगे क्योंकि ऑलरेडी वही इस चीज़ को प्रोड्यूस कर रहा है। फिर ऊपर से और क्या करते हैं सोने में सुहागा कि ऑलरेडी जब ऑयल का फॉर्मेशन अधिक हो रहा है तो फिर ऊपर से क्रीम क्यों लगा रहे हो, वो भी तो ऑयल ही है ना। तो आप ये सोच रहे हैं कि हम क्रीम लगा कर करके उसको छुपा देंगे, हटा देंगे। बीमारी को छुपाने से बीमारी नहीं जाती है, बीमारी को हटाने से बीमारी जाती है। और ये तब तक आप नहीं कर पाएंगे जब तक आप रीज़न नहीं जानोगे, कारण नहीं जानोगे बीमारी का क्या है, और अपना बचाव भी आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ दोनों पता चल गया कि आखिर और एक्ने का इस पिंपल्स के कारण क्या होते हैं और ये हम क्या अपने आप को बचाव करेंगे तो हमको ये होगा नहीं। बिल्कुल। तो भगवान ने ऑलरेडी जब यहाँ ऑलरेडी स्किन में लैक्मे की फैक्ट्री खोल के रखी हुई या किसी कंपनी की ऑयल लगाने की, तो हम बाहर से न लगाएं इसमें, ये बढ़ाएगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो चेहरे की जो समस्या है हमें समझना होगा कि इसकी वजह क्या है। वजह है हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन। यानी कि जब आप खाने में बहुत ज़्यादा तेल वाला पदार्थ खाते हैं तो आपके चेहरे पर पहले से ही जो तेल मौजूद होता है और वो उस चीज़ को और ऐड ऑन कर देता है, और इसके बाद आपके चेहरे पर तमाम तरह की बीमारियां उत्पन्न होने लग जाती हैं। और आप तमाम तरह के जो प्रोडक्ट्स लगाते हैं कई बार वो आपकी बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो डॉक्टर साहब ने जो बातें आपको बताई उन पर गौर कीजिए, क्योंकि यही एक तरीका है इन बीमारियों से बचने का, क्योंकि ये कोई गंभीर बीमारियां नहीं हैं। आपके तौर तरीकों से ही ये बीमारियां ठीक हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, चेहरे से जुड़ी एक और बीमारी है, बीमारी नहीं कहूँगी, समस्या बहुत आम सी है, गंभीर नहीं है, कील जिसे बोलते हैं। एक छोटा सा बुंदा सा होता है चेहरे पर जिसको ब्लैक हेड्स बोलते हैं कई लोग, आजकल बड़ा चलन में भी है। युवा लोग कहते हैं मुझे ब्लैक हेड्स बहुत हो रहे हैं, कैसे ठीक करूं मैं इसे। और जैसे मैंने पहले कहा कि कील मुहासे इस तरह की जो बीमारियां, लोग बड़े सारे प्रोडक्ट्स भी लगाने लग जाते हैं। तो इस बीमारी के लिए भी आप बताइए कि वो क्या खान पान में क्या बदलाव करें। ये सेम चीज़ है, इसमें जो ब्लैक हेड हो जाए चाहे व्हाइट हेड हो जाए, जो सब सेम चीज़ है। ये प्रॉब्लम उसी की है, सेबेसियस ग्लैंड की है। अब यहाँ पर क्या है कि आप उसको आप किसी तरीके से सोचते हैं कि इसको हम कलेक्शन को निकाल देंगे। कलेक्शन को निकालने से काम नहीं चलता है, आप उसके प्रोडक्शन को रोकने का कर्म करें। प्रोडक्शन को रोकेंगे वो अपने आप नहीं बनेगा। तो क्लीन तो रखना है, मैं कभी नहीं कहता है कि आप फेस वॉश ना लगाएं, चेहरे को साफ तो रखना है, क्योंकि आप दिन भर जो एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो धूल तो पड़ती है चेहरे के ऊपर, धूल है, गर्द है, तो ये क्या करेगी, जो पोर्स होते हैं, पोर्स मतलब जो छिद्र होते हैं जहाँ से ऑयल बनता है, सेबेसियस ग्लैंड, तो ये कभी कभी उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं, डस्ट जो है ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, वो भी फिर ये ब्लैक हेड प्रोड्यूस करने लग जाता है। तो क्लीन रखना अगर चेहरे को है तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ ऑयल का ऊपर से एप्लीकेशन ना करेंगे। आप वॉश रखिए ना, सफाई रखने से तो बहुत सी बीमारियां खुद ब खुद नहीं होती हैं, गंदगी में ही हर बीमारियां पैदा होती हैं। तो वैसे कंडीशन में अगर फेस वॉश करते हैं किसी चीज़ से तो ठीक है, उसमें कोई बुराई थोड़ी है। तो ये करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको इसकी होम्योपैथिक दवाइयाँ भी बताऊँगा जी। कि अगर मान लो एक्ने हो गया है तो आप क्या होम्योपैथिक ड्रग्स यूज़ करेंगे कि ये हो ना। मैं तो सिर्फ डाइट बताया कि देखिए डाइट में ये कंट्रोल करेंगे तो ये इसका रिकरेंस नहीं होगा जी। अगर हम इसको ज़्यादा फोड़े फाड़ेंगे नहीं तो सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन अब किसी को हो गया है तो क्या दवाई देंगे, तो वो मैं आपको थोड़ा चाहूँगा बताना। देखिए अगर एक्ने है तो एक्ने में बेस्ट दवा जो होती है वह एंटीम क्रूड होती है। एंटीम क्रूड होम्योपैथिक दवा है जो 200 पोटेंसी में आप रोज़ सुबह 4 बूंद ले लें, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, कम से कम 1-1.5 महीने तक ले तो रिकरेंसी रुक जाती है। लेकिन शर्त वही है कि आपका डाइट कंट्रोल होना चाहिए जो मैंने बताया। अब वो मैंने कहा कि अगर वो उसमें कलेक्शन ऑफ पस हो गया है, पीला हो गया है, तो वैसे कंडीशन में, और अगर वो पेनफुल है, पीला हो गया है, कलेक्शन पस हो गया है और पेनफुल हो गया है, तब लीडम पाल। और अगर स्पॉट भी वहाँ हो जाता है, आई मीन जब वो दाने हट जाते हैं तो काले काले दाग हो जाते हैं, तो पीला हो जाता है, दाग हो जाते हैं, तो उसमें लीडम पाल नाम की दवा है, वो 200 पोटेंसी की आप ले सकते हैं। कंडीशन देखिए अलग अलग है। स्टार्टिंग में है तो एंटीम क्रूड है, अगर उसमें पस का कलेक्शन हो गया है और वो स्पॉट्स रह जा रहे हैं तो लीडम पाल है, और सिर्फ अगर उसमें पस का कलेक्शन बार बार हो रहा है तो कैलकेरिया सल्फ।
कैलकेरिया सिर्फ 200 पोटेंसी की दवा, इसको यूज़ करें। यह नहीं है कि तीनों ही एक साथ करें, मैंने डिफ्रेंशिएशन कर दिया कि कब एंटीमक्रूट देंगे, कब लीडम पाल देंगे, कब कैलकेरिया सेल्फ देंगे। अगर किसी को पीठ पर भी दाने हो रहे हैं, ये होते हैं एक्ने, जो कुछ ज़रूरी नहीं है चेहरे पर होगा, ये पीठ पर भी हो जाता है, चेस्ट पर हो जाता है। वैसी स्थिति में अगर ये दाने सिर्फ फेस के अलावा पीठ पर भी हो रहे हैं, चेस्ट पर भी हो रहे हैं, तो थूजा नाम की एक दवा है, थूजा 1000 पोटेंसी की दवा हम 15 दिन पे एक खुराक 4 बूंद लेंगे, तो उसकी रिकरेंसी को भी रोकेगा ये, और बाकी स्पॉट्स पर भी जो होते हैं एक्ने, उसको भी कंट्रोल करेगा ये। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आपने दवा के बारे में बताया हमारे दर्शकों को, लेकिन अब हम चेहरे की और तरह की जो बीमारियां उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। सफ़ेद दाग सुनने में आता है, काला दाग सुनने में आता है, तो ये किस तरह की बीमारियां हैं, होती क्यों है, और इलाज भी बताइए साथ में। देखिए, दाग सफ़ेद हो या काला हो, खराब तो लगता है क्योंकि नॉर्मल से हट कर करके ये स्किन का कलर हो गया। अब अगर सफ़ेद दाग होता है, जिसको यूजुअली क्या बोलते हैं हम लोग, विटिलिगो बोलते हैं, या कॉमन हम लोग लिकोडर्मा भी बोलते हैं। ल्यूको का मतलब होता है वाइट, डर्मा का मतलब होता है स्किन। तो स्किन पर अगर कोई वाइट स्पॉट हो जाता है तो हम उसको लिकोडर्मा बोलते हैं, मेडिकली उसको विटिलिगो भी बोलते हैं। ये कहीं पर भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है स्किन में ही हो, ये म्यूकस मेम्ब्रेन पर भी है। म्यूकस मेम्ब्रेन का मतलब है लिप्स पर हो जाता है, ये तो स्किन नहीं है, ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, लेकिन यहाँ पर भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको आप लिकोडर्मा नहीं विटिलिगो बोलते हैं। अगर म्यूकस मेम्ब्रेन पे हुआ तो, स्किन पे हुआ तो लिकोडर्मा मीन्स ल्यूको वाइट, डर्मा मीन्स स्किन। अब देखिए, ये पिगमेंट्स की प्रॉब्लम है। पिगमेंट कलरिंग एजेंट होता है, किसी किसी को ये कलर कम बनने लगता है पिगमेंट, उसको मेलानिन बोलते हैं। तो मेलानिन इज अ कलर प्रोड्यूसिंग एजेंट। ये बनता क्या चीज़ से है? ये बनता है, मेलानिन बेसिकली बनता है टायरोसिन एंड डोपामिन से। अब आप पूछेंगे टायरोसिन क्या है? टायरोसिन इज अ एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, अमाइनो एसिड है ये। तो कलर जो पिगमेंट बनता है, जो मेलानिन बनता है पिगमेंट, उसके पीछे जो हाथ होता है वो प्रोटीन का अधिक होता है, टायरोसिन का। अब सवाल ये पैदा होता है कि कहीं पर भी यह लोकलाइज भी हो सकता है, लिकोडर्मा एक जगह हो सकता है, कहीं पर जनरलाइज भी होता है। जनरलाइज मीन्स ऑल ओवर बॉडी भी हो जाता है। बेसिक कॉज, मैंने कहा ना कि बेसिक कॉज जानना ज़रूरी होता है कि बीमारी का कारण क्या है। वन इज़ अ लोकलाइज लिकोडर्मा, अनदर इज़ अ जनरलाइज। कभी कभी ये हार्मोन्स की प्रॉब्लम से भी होता है, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, जहाँ से हार्मोन्स, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, सब मास्टर ऑफ ऑल एंडोक्राइनल ग्लैंड्स। तो उस पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है, उसको MSH बोलते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट क्या हुआ? ये सेल है जहाँ से मेलानिन प्रोड्यूस होता है स्किन में। जिस सेल से ये पिगमेंट बनता है उसको मेलानोसाइट सेल्स कहते हैं। उस सेल के अंदर जब ये टायरोसिन डोपामिन मिलता है तो मिल कर करके पिगमेंट का, मेलानिन का फॉर्मेशन करता है। लेकिन उस कार्यक्रम को शुरुआत कौन करता है? वो हार्मोन करता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। वो जाके मेलानोसाइट सेल्स को स्टिमुलेट करता है और वहाँ से पिगमेंट बनता है। अब किसी भी वजह से अगर मान लो वहाँ से हार्मोन बनना ही बंद हो गया, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन बनना बंद हो गया, तो ये कंजुगेशन नहीं हो पाता है, मीन्स डोपामिन एंड दिस टायरोसिन का कंजुगेशन नहीं होता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये पिगमेंट मेलानिन नहीं बन पाता है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट काम हो जाती है। अब उस पिट्यूटरी ग्लैंड के उस प्रोडक्शन को आप स्टार्ट कीजिए, तब वहाँ से MSH बनेगा, तब यहाँ से पिगमेंट बनेगा। तो वैसी स्थिति में थोड़ा सा लिकोडर्मा को ठीक करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन लोकल भी कभी कभी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, जैसे मान लो कहीं जल गया, वहाँ का स्किन जो है वो वाइट हो गया, या लोकल कोई स्किन की प्रॉब्लम हो गई, स्किन में कोई लोकल इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन इतना डीप हो गया कि वहाँ का जो सेल था, मेलानिन जो बनाता था, मेलानोसाइट सेल्स, वो सेल डैमेज हो गया। अब वो सेल ही वहाँ लोकल डैमेज हो गया तो वहाँ मेलानिन बनना बंद हो जाता है। अब हमको क्या है कि वो जिस वजह से वहाँ वो सेल डैमेज हुआ, हमको उस रीज़न को हटाना पड़ेगा
तब वहाँ से फिर से वो फैक्ट्री शुरू होगी, फिर वो मेलानिन बनेगा, फिर वो पिगमेंट बनेगा और तब वो कलर वहाँ वापस आ जाएगा। ये तो बात हुई लिकोडर्मा के, जिसको सफ़ेद दाग आप कह रहे हो। तो वैसे कंडीशन में होम्योपैथिक में मैंने कहा ना कि जब जनरलाइज हो जाता है लिकोडर्मा तो थोड़ा डिफ़िकल्ट काम होता है, अगर ये वो पिट्यूटरी के प्रॉब्लम से हो रहा है तब। लेकिन अगर लोकल स्किन प्रॉब्लम से हो रहा है तो ये होम्योपैथिक ड्रग्स हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ बताऊंगा मैं, जिसके वजह से आप इसको वापस कलर वहाँ ला सकते हो। तो ये तो हुआ आपको लिकोडर्मा की बात, या विटिलिगो जिसको कहते हैं। लेकिन इसी से एक रिलेटेड और प्रॉब्लम है, जहाँ पर आप देखिएगा कि स्किन का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। जी जी, त्वचा का रंग बदलना। हाँ, थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा सा हल्का सा सफ़ेदीपन आ जाता है, बट एकदम वाइट नहीं होता है जी। आप इसको कॉमनली बोलते हैं, जो कॉमन लैंग्वेज में उसको ये बोलते हैं सिहुली हो गया। जी जी। तो सिहुली को कई लोग लिकोडर्मा से कंपेयर करने लग जाते हैं। पेशेंट भी डर जाता है, सिहुली से डरने लगता है, ये वाइट हो रहा है, कहीं ये लिकोडर्मा, नाम नहीं लेते डर के मारे, क्योंकि वो सोचते हैं पर तो भयानक बीमारी है वो, तो वो हो जाएगा, वो तो नहीं है, तो डरते हैं नाम लेने से भी लिकोडर्मा का। तो ये सिहुली अलग चीज़ है, ये फंगल इन्फेक्शन है, इसको पिट्रियासिस बोलते हैं, पिट्रियासिस वर्सिकुलर बोलते हैं। तो ये फंगल इन्फेक्शन है, ये इजीली ठीक हो जाता है, लेकिन लोग इसको कभी कभी अपने से भी ठीक हो जाता है तो बड़ा नेग्लेक्ट करते हैं कि अरे सिहुली है, ये तो अपने से ठीक हो जाता है, अपने से आता है, अपने से चला जाता है। लेकिन वो है फंगल इन्फेक्शन, अगर आप उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो पूरे शरीर में भी वो फैल जाता है। तो जब पूरे शरीर में फैल जाता है तब नींद खुलती है कि अरे ये तो कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गई, हम तो इंतज़ार कर रहे थे अपने से ठीक होगा, लेकिन ये तो हो नहीं रहा। तो ऐसे केसेस भी आते हैं। लेकिन ये जानना चाहिए कि भैया ये इन्फेक्शन है फंगस। अगर वो पर्सन फैमिली में अगर किसी को ये हो गया, सिहुली हो गई है, जिसको पिट्रियासिस बोल रहे हैं, अगर वो फैमिली का कोई दूसरा मेंबर उसके टॉवल को यूज करता है, ये उसको भी हो जाएगा। लिकोडर्मा कभी भी इन्फेक्टिव नहीं होता है, ये समझाना लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आमतौर पर क्या है, जनता के बीच में ये हो जाता है, अगर किसी को लिकोडर्मा हो जाता है तो लोग उसका पानी, खाना सब अलग कर देते हैं जी। और ये बहुत ही गलत काम होता है। ये उनको ज्ञान नहीं है कि लिकोडर्मा कभी भी इन्फेक्टिव नहीं होता है जी। बिल्कुल। अगर वो बच्ची है, सपोज करो, अगर उसको लिकोडर्मा हो गया तो ससुराल वाले तो उसको परेशान कर देते हैं, इसका पानी अलग करो, इसका बर्तन अलग करो, इसका खाना अलग करो, ये कोढ़ हो गया फलान। ये चीज़ लोगों के दिमाग से हटाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हटाना चाहिए, ये कभी भी नहीं होता है इन्फेक्टिव। अगर आप उसका पानी भी पी लेंगे ना, आप गिलास लेकर करके, तो आपको नहीं होगा ये। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात होती है कि लिकोडर्मा जो है स्प्रेड होता है, इट इज़ एन इन्फेक्टिव डिजीज। नो, दिस है पिगमेंटल डिजीज, ये पिगमेंट के कमी से हुआ है। और इनका होम्योपैथिक में बखूबी तरीके से इलाज भी संभव है। बिल्कुल है, लेकिन मैंने कहा ना जनरलाइज्ड में मुश्किल है थोड़ा जी। अगर वो हार्मोन्स के प्रॉब्लम से है, पिट्यूटरी के, तो वहाँ थोड़ी दिक्कत हो जाती है। अदरवाइज अगर लोकलाइज्ड है जी जी, तो होम्योपैथिक में 2-3 दवाइयाँ जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो। नेचुरल सी बात है कि समय लगता है थोड़ा, लेकिन आपको रास्ते पे ले। डॉक्टर साहब, ऐसे ही एक और समस्या हम बात कर लेते हैं दांत खाज की। कई बार हमारे शरीर में हम देखते हैं कि हाथों में खुजली होने लग जाती है और लाल लाल चकत्ते से भी पड़ने लग जाते हैं, और बारिशों का मौसम है, ऐसे मौसम में इन्फेक्शन के भी कई बार कारण हो सकते हैं। तो ये क्या, किस तरह की बीमारी होती है और इसका इलाज बताइए। बिल्कुल बताऊँगा। देखिए, आप जो चकत्ते की बात कर रहे हैं वो क्वाइट डिफरेंट चीज़ है, और आप जो दांत खाज खुजली की बात कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। अब एक एक करके चलेंगे। देखिए, जो आप दांत खाज खुजली कर रहे हैं, आमतौर पर हम लोग इसको बोलते हैं रिंगवर्म। रिंगवर्म नाम से जाना जाता है। रिंगवर्म का मतलब हुआ कि जहाँ पर भी ये इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्शन रिंग रिंग टाइप का होगा, गोल गोल हो जाता है, इसलिए उसका नाम ही रिंगवर्म दिया गया है। लेकिन उसका बेसिक कारण जो होता है वो है फंगस, टीनिया, उसको टीनिया बोलते हैं, टीनिया बोलते हैं। तो टीनिया इज अ फंगस। तो एक चीज़ तो लोगों के दिमाग में आ जानी चाहिए कि ये रिंगवर्म जो होता है ये हाईली इन्फेक्टिव डिजीज होती है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे बिल्कुल हो जाएगा ना। अगर परिवार में किसी ओक को हो गया
मेरा दावा है कि पूरे फैमिली को हो जाएगा अगर वो केयर नहीं करेगा। और इसीलिए तो आए हैं समझाने के लिए कि देखिए आप समझ जाइए कि ये बीमारी होती क्यों है, ताकि आप अपने आप को सुधार सकें। आप ये समझ जाइए आप अपने परिवार को कैसे बचा सकेंगे। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो टीनिया, जिसको आप दाद या रिंगवर्म बोल रहे हो, इट्स अ हाईली इन्फेक्टिव डिसीज़। अगर किसी को फैमिली में हो जाती है तो बच्चों से लेके, हस्बैंड से लेके वाइफ को, सबको स्प्रेड कर जाता है ये। आप पूछेंगे ये क्यों होता है? देखो ये फंगस का एक नेचर होता है। फंगस का नेचर क्या होता है कि वो मॉइस्ट जगह को बहुत पसंद करता है। आमतौर पर कितनी गंदगी है वो तो आप भी देख ही रही हैं जी। लोगों को इतना ज्ञान नहीं है, घर से कूड़ा निकाल करके, हालांकि सरकार बहुत कहती है भैया कि कचरा वाला आया है कचरा उठाओ, लेकिन फिर भी वो वहाँ कचरा नहीं उठाएंगे, अपने घर के सामने फेंक जरूर देंगे, लेकिन उस डिब्बे में नहीं डालेंगे। वो बेइज्जती समझते हैं अपने। वो ये नहीं समझते कि जो हम घर के बाहर फेंक रहे हैं ये कल को मेरे लिए मुसीबत हो सकता है, कल के लिए इन्फेक्शन हमको हो सकता है। तो गंदगी एक बहुत बड़ी कारण होती है। अब आप कह रहे हैं बरसात में इसलिए ये फंगस बड़ा एक्टिव हो जाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि ये फंगस मॉइस्चर को बहुत लाइक करता है, इसलिए आमतौर पर देखा होगा आपने कि जितना भी ये रिंगवर्म वगैरह होता है ऐसी जगह पर इंसान को होता है जहाँ पर इसको मॉइस्चर मिलता रहे। जैसे एक्जिला हो गया, कांख हो गया, जैसे गर्दन हो गया यहाँ पर, जैसे फीमेल में ब्रेस्ट के नीचे हो गया, या ग्रोइन में हो गया, ये क्या कहता है थाइज में इनसाइड ही हो। ये सब ऐसी जगह है जहाँ पसीना आते रहता है। तो कोई भी जीव जल्दी मरना नहीं चाहता है, कोई भी जीव ये चाहता है कि भैया हमको सुरक्षित जगह मिल जाए ताकि हम अपनी ज़िंदगी और अपने परिवार को आगे बढ़ा सकें। तो वैसी ही जगह को ये भी सिलेक्ट करते हैं कि जहाँ पर इनको मॉइस्चर मिलता रहे। तो जब हम ये जान गए हैं इसके नेचर को कि भैया ये मॉइस्चर पसंद करता है, बहुत लोग ये कहेंगे अच्छा ये हो गया है आप नहाइए मत, साबुन मत लगाइए। बहुत गंदी बात है, क्यों नहीं साबुन लगाएगा वो? ये एलर्जी नहीं है। ये चीज़ समझते नहीं है कि एलर्जी एक अलग चीज़ होती है और इन्फेक्शन एक अलग चीज़ होती है। आप इन्फेक्शन हो गया है, इन्फेक्शन में सफाई नहीं रखोगे तो वो बढ़ेगी बीमारी। बिल्कुल। अगर इन्फेक्शन से बीमारी गंदगी से ना बढ़े ना तो कोई नहाता क्यों है? बिल्कुल। नहाते तो इसलिए है ना कि शरीर में जितनी गंदगी है उसको साफ कर दो। साबुन इसलिए लगाते हैं कि जो गंदगी है वो क्लीन हो जाए। अब आप कह देते हो उसको अच्छा ये हो गया है साबुन मत लगाना, नहाना मत, अरे तो भैया वो तो बढ़ता जाएगा वो। तो ये बात उनके दिमाग से हटानी चाहिए कि गंदगी में ही ये फलते फूलते हैं। दाद जैसी जो बीमारियां हैं, जो फंगस वाली फंगल बीमारियां इन्फेक्शन है। हैं। आप देखिए अब रोड पे पानी है जी। बरसात है, पानी है, अब मजबूरी है कि आपको उस पानी से जूता पहन के तो नहीं जाओगे, नंगे पैर जाओगे। तो जब उस गंदे पानी से आप नंगे पैर गुजरते हो तो आपके चरणों को पकड़ लेता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। आपके चरणों को पकड़ लेगा और पैर में ये इन्फेक्शन हो जाएगा। तो बोलेंगे पैर में पानी लग गया है। बिल्कुल। भैया पानी लगने से नहीं होता है वो। पानी लगने से अगर ये बीमारी होए तो कोई नहाए भी नहीं करे, सिर्फ होली के होली नहाए, पानी से नहीं होता। ये गंदगी से, इन्फेक्शन से हुआ। जो नंगे पैर जो पानी में गंदे चले गए ना, वो फंगस ने आपको चरण पकड़ लिया। जी। अब क्या है, इतनी ज्यादा खुजली होती है जी। कि लोग स्क्रैच करने लगते हैं नाखून से। जी। नतीजा क्या होता है, नाखून में ये हो जाता है फंगल इन्फेक्शन। डॉक्टर साहब समय हमारे पास बहुत कम है, जल्दी से हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बालों के बारे में बता दीजिए कि जो बालों में डैंड्रफ होता है, रूसी होता है, बहुत ही कम समय बचा है, इस बारे में बताइए। देखिए ये समस्या तो स्पेशली फीमेल्स के लिए बहुत बड़ी समस्या है। या तो पेशेंट ऐसे ही आती हैं, उनको सीवियर पेन में हो, पेट में दर्द होगा ना, वो कहेगा इसको छोड़ दो, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बाल गिर रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं होता है, पहले इसको ठीक कीजिए, पेट का दर्द हम सह लेंगे। तो ये समस्या फीमेल्स में कुछ ज़्यादा होती है। अब देखिए बाल क्यों गिर रहा है? बाल के गिरने के पीछे एक रीज़न ये होता है न्यूट्रिशनल, क्योंकि ग्रो करने के लिए बाल को प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है। अब आप देखिएगा कितने शैम्पू लोगों ने निकाल दिया, ये एग शैम्पू। भैया एग इधर से अंदर नहीं घुसेगा स्किन के। अगर सिर के रास्ते एग जाने लगे ना तो लोग अंडा मुंह से नहीं खाएं, सिर पे लगा लें। इधर से प्रोटीन अंदर नहीं जाएगा, और प्रोटीन को अंदर जाने के लिए बहुत स्टेप से गुजरना पड़ता है। तो ये गलत बात होती है, शैम्पू लगा लो, अंडा वाला शैम्पू लगा लो, इससे ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। खाने से होगा। प्रोटीनस चीज़ दे, न्यूट्रिशन दे,
ताकि आपकी जड़ मजबूत हो सिर के बालों की। बिल्कुल अब बिल्कुल। सवाल ये पैदा होता है कि लोकल इन्फेक्शन से भी होता है। बहुत लोगों को ये डैंड्रफ समझते हैं, लेकिन समझते नहीं है डैंड्रफ होता क्या है। डैंड्रफ इज अ स्केल्स ऑफ डेड एपिथेलियल टिश्यू। ये सेल जो मरता है ना, वो सेल जो मरता है वही डैंड्रफ होता है। लोग डैंड्रफ के पीछे भागते हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पू लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे। भैया डैंड्रफ क्यों हटा रहे हो, डैंड्रफ क्यों हो रहा है, सेल क्यों मर रहा है, उस चीज को हटाओ ना। बिल्कुल। और आमतौर पर मान लो अगर काफी स्केली है जी। तो स्कैल्प में एक कॉमन सी बीमारी हो जाती है, उसको सोरियासिस भी बोलते हैं। हमको कहीं ये देखना पड़ेगा इसको सोरियासिस तो नहीं हो गया, और सोरियासिस की वजह से स्कैल्प के जड़ कमजोर हो गया और उससे बाल तो नहीं झड़ गया, पहली चीज तो ये ध्यान देना पड़ता है। दूसरी बात क्या है कि एक न्यूट्रिशन बता दिया, दूसरा सोरियासिस आपको बता दिया, ये कॉमन सी बीमारी होती है। जैसे आपने बताया सोरियासिस के बारे में, अगर ये हो जाए तो इसके लिए दवा क्या है, मतलब इसको देखो, ठीक कैसे करेंगे? देखो बच्चे, सोरियासिस इज सपोज टू बी ऑटो इम्यून डिजीज। ये इम्यूनिटी कम होने की वजह से सोरियासिस होता है। तो इम्यूनिटी को जब तक आप डेवलप नहीं करोगे, सोरियासिस स्कैल्प में नहीं, बिकॉज स्कैल्प इज अ कॉमन साइट फॉर द सोरियासिस। जी ये जी सोरियासिस कहीं भी हो सकता है बदन में, जी। लेकिन वो इम्यूनिटी कम होने की वजह से होता है। तो वो ऐसी दवा हम देंगे जो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करे, तभी ये बीमारी ठीक होती है। नहीं तो सोरियासिस, और सोरियासिस का मेरा दावा है होम्योपैथिक में बहुत अच्छा इलाज होता है, बिल्कुल। तो परमानेंटली आप उसको ठीक कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों तक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाई, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो दर्शकों, अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम से आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली होंगी, और जाते जाते आपसे इतना ज़रूर कहेंगे कि कोई भी बीमारी हो, अगर आप अपना खान पान दुरुस्त रखते हैं तो आपकी सेहत भी दुरुस्त रहती है, और जो भी बीमारी होती है वो जल्दी ठीक हो जाती है। तो अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, अपने आप को साफ रखिए, और जितना हो सके मन को शांत रखिए, खुश रहिए। ये सब तरीकों से आपकी बहुत सारी बीमारियां यूं ही ठीक हो जाएंगी। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, और दूरदर्शन बिहार के साथ अपना प्यार बनाए रखिए। नमस्कार।